हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 7 का क्विक रिवीजन, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 6 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी जो है काठमांडू में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दक्षिण एशियाई खेल जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत जो हुआ था 1984 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस देश ने दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी जो है सबसे अधिक बार की है? तो भारत देश जो है दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी जो है सबसे अधिक बार किया है। यह जो है 3 बार इसका मेजबानी किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की, 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 1930 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2000 में पहले युवा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2000 में पहले युवा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है स्कॉटलैंड में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1896 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1896 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है शैमोनिक्स ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, 2010 में पहले ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2010 में पहले ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, 2012 में पहले शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो 2012 में जो है पहले शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महिलाओं का पहली बार जो है ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति किस वर्ष मिला था? तो महिलाओं को जो है 1900 के ओलंपिक में पहली बार जो है भाग लेने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान का विधि नहीं है? तो इसमें अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय के अनुमान की 3 विधि है, जिसमें आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि है, जिसमें बैंकिंग विधि जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र के जनक जो है जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, J.M. किन्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो J.M. किन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष जो है की अवधि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन जो है उत्पादन का कारक नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है लैंड यानी कि भूमि आता है, लेबर यानी कि श्रम आता है, और इसमें जो है कैपिटल यानी पूंजी आता है, और चौथा है एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी आते हैं, यानी इसमें टेक्नोलॉजी शब्द इसका कारक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, उत्पादक के कारक के रूप में भूमि के उपयोग के लिए कौन सा भुगतान प्राप्त होता है? तो उत्पादन के कारक के रूप में जो है भूमि के उपयोग के लिए जो है किराया प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, उत्पादन का कौन सा कारक जो है मजदूरी अर्जित करता है? तो उत्पादन का जो है श्रम जो एक कारक है जो कि मजदूरी अर्जित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का भुगतान जो है क्या कहलाता है? तो उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का भुगतान जो होता है वह क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्पादन का कौन सा कारक जो होता है लाभ प्राप्त करता है? तो उत्पादन का एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी जो होता है वो क्या करता है? लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो इनमें से जो है बात करते हैं तो बैंकिंग विधि जो है आय मापने की विधि नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यवर्धित विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मूल्यवर्धित विधि को जो है उत्पाद विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है? तो मध्यवर्ती वस्तु ऐसा वस्तु होता है जिससे जो है अंतिम उत्पाद बनाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो रोटी, किताबें और मोबाइल फ़ोन जो है अंतिम उत्पाद है, लेकिन बिस्कुट बनाने के लिए जो मैदा है वह एक तरह का मध्यवर्ती उत्पाद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए व्यय विधि का कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय
मापने के लिए व्यय विधि का एक फार्मूला है, जिसका फार्मूला की बात करते हैं तो C प्लस में, I प्लस में, J प्लस में, X माइनस में M है। जिसमें C की बात करते हैं तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X से एक्सपोर्ट और M से इम्पोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल मूल्य वर्धित क्या है। तो सकल मूल्य वर्धित जो है प्रत्येक उत्पादन चरण में जोड़ा गया कुल मूल्य को जो है सकल मूल्य वर्धित कहा जाता है, यानी इसे शॉर्ट में जो है GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय आय मापने में दोहरी गणना से क्यों बचा जाता है। तो राष्ट्रीय आय मापन में जो है दोहरी गणना से इसलिए बचा जाता है ताकि आय के अधिक अनुमान से बचा जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 29। इसमें कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के बीच पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर एक समझौता हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1916 में लखनऊ समझौते में कौन से दो समूह एक साथ आए थे। तो 1916 में जो है संयमवादी और उग्रवादी दोनों समूह जो है एक साथ आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां और नवाब सलीम उल्लाह खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 35 है, 1916 में लखनऊ समझौते की प्रमुख मांग क्या थी। तो 1916 के लखनऊ समझौते की प्रमुख मांग थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1911 में कौन सी घटना हुई जिसने भारत की राजधानी बदल दी। तो 1911 में जो है दिल्ली दरबार हुआ था, जो कि तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था और इसी में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश वाइसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, 1911 में दिल्ली दरबार का कौन सा महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन घोषित किया गया था। तो 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी जो था कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1911 में बंगाल विभाजन का क्या रखा गया। तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में द्वैत शासन की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में द्वैत शासन की अवधारणा जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन में किस दो गुटों के बीच विभाजन हुआ था। तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में संयमवादी और उग्रवादी के बीच जो है विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूरत विभाजन में उग्रवादी गुट के नेता कौन थे। तो सूरत विभाजन में उग्रवादी गुट के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, जिसमें लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 47 क्वेश्चन नंबर है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता की जनक किसने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जनक जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है अदरक में नहीं पाया जाता है। जैसे बात करते हैं तो जिंजरोल, पैराडोल और सोगाओल ये सभी जो है अदरक में पाया जाता है, लेकिन करक्यूमिन की बात करते हैं तो यह जो है हल्दी में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 25 क्या गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है यह जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता देता है।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को किसका अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 26 के तहत जो है धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करना और बनाए रखना और संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण तथा अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी इसमें ऑप्शन जो है तीनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 28 क्या कहता है। तो 28 आर्टिकल में कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के किस जिले के पास हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला नवाब कौन था। तो बंगाल का पहला नवाब जो था मुर्शिद कुली खां था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा जारी फरमान का क्या महत्व था। तो 1717 के मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा जारी फरमान का यही महत्व था कि इसमें जो है ब्रिटिशों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बंगाल में ब्रिटिशों को मुक्त व्यापार के अधिकार देने से किसने इनकार कर दिया था। तो बंगाल में ब्रिटिशों को मुक्त व्यापार के अधिकार को देने से जो है सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 1756 में सिराजुद्दौला के शासन के दौरान कौन सी दुखद घटना हुई थी। तो 1756 में जो है सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को जो है 146 अंग्रेज़ों को जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और अगले दिन जो है उसमें जो है केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा थे और इसी कारण जो है इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध जो है 1757 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1757 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय कौन सा मुगल शासक सत्ता में था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो था सत्ता में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ब्रिटिश और किन 3 भारतीय शासकों के बीच लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है ब्रिटिशों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 67 के, तो इसमें कहा गया बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि 1765 के तहत ब्रिटिशों को कौन से अधिकार दिए गए थे। तो 1756 के इलाहाबाद संधि के तहत जो है ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 70 क्वेश्चन की, 1865 में ऑक्टेव्स का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑक्टेव्स यानी कि अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड के द्वारा 1865 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो है किस तत्व से मिलता जुलता है। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार 8वें तत्व का जो गुण है वो जो है पहले तत्व से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रायड यानी त्रिक जो है डोबेनाइनर ने पहचाना था। तो इसमें जब बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है ये तीनों जो है ट्रायड यानी त्रिक नियम को जो है दर्शाते हैं। यानी डोबेनाइनर की ट्रिक में कहा गया है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत जो होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो अंतिम तत्व था वो यूरेनियम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो
वैज्ञानिक की बात करते हैं तो हेनरी मोजले हैं, जो कि परमाणु भार के बजाय परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी को सजाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, न्यूटन के ऑक्टेव्स के अनुसार जो है किन तत्वों के गुण जो होते हैं समान होते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं तो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो है क्षारीय धातु है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है हैलोजन धातु के गुण दर्शाते हैं, और CO यानी कि कोबाल्ट और निकेल और फेरस जो है ये तीनों जो है ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण धातु को गुण को दर्शाते हैं, यानी इसमें ऑप्शन जो है सभी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का पिता जो है मेंडलीव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी को जो है 1869 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप यानी कि समूह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात नहीं था। तो मेंडलीव के समय जो है महान गैस यानी नोबल गैस जो थे ज्ञात नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक्टिनेट तत्व है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो थोड़ियम जो है एक एक्टिनेट तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 81 में बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जो है व्लादिमीर कोपेन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM जो है किस जलवायु को दर्शाता है। तो इसमें A का मतलब होता है ट्रॉपिकल और M का मतलब होता है मानसून, यानी AM जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय के लिए जो है A का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन की प्रणाली में अक्षर M का क्या अर्थ है। तो अक्षर M से जो है इसमें मानसून को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो कौन सा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है टॉरिड जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन की प्रणाली के अनुसार जो है E किस जलवायु को दर्शाता है। तो E जो है टुंड्रा जलवायु को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 88। इसमें कहा गया है गंगा घाटी में कौन सा जलवायु जो है वर्गीकरण पाया जाता है। तो गंगा के घाटी में जो है CWG पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में B का क्या अर्थ होता है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में जो है B का अर्थ होता है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है। तो थार रेगिस्तान में जो है BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो मैरी कॉम की आत्मकथा की बात करते हैं तो अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91 इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी पुस्तक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम जो था भीमराव अम्बेडकर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, भारत की प्रथम कैबिनेट में पहली महिला मंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम कैबिनेट में पहली महिला मंत्री का नाम जो था राजकुमारी अमृत कौर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 95 की, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम जो था बलदेव सिंह था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम जो था सनमुखम शेट्टी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है पुस्तक किसने लिखा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडम इन एग्जाइल जो है के लेखक कौन है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो है 14th दलाई लामा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स ऑफ अ फादर टू हिज डॉटर जो है किसने लिखा था। तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए प्रॉमिस लैंड जो है किस नेता की आत्मकथा है। तो ए प्रॉमिस लैंड जो है बराक ओबामा की जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक किस देश से संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध जो है वो US देश से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है। तो हरित क्रांति में जो है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी गई पुस्तक यानी आत्मकथा कौन सी है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है उसका नाम जो है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 108 की, मछली उत्पादन जो है कौन सा क्रांति से संबंधित है? तो मछली उत्पादन जो है ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिलहन उत्पादन जो है किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन का संबंध जो है येलो रेवोल्यूशन से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दूध उत्पादन में कौन सा क्रांति दूध उत्पादन से जो है व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अगर के बारे में गलत है? जैसे हम पहला ऑप्शन की बात करते हैं इट इज़ यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा बात करते हैं इट इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रोवेव्स, ये भी कथन सही है। और तीसरा अगर बात करते हैं इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गे, तो ये भी सही है। इसका चौथा ऑप्शन जो है गलत है, इट इज़ यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स एंड फैट सोर्स फॉर बैक्टीरियल कल्चर, ये कथन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वित्त आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति कितने समय में एक बार वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन जैन आचार्य श्रवण बेलगोला गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है भद्रबाहु जो है श्रवण बेलगोला गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 117 की, भगवान बाहुबली से संबंधित पर्व कौन सा है? तो महामस्तकाभिषेका जो है भगवान बाहुबली से संबंधित जैन पर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवान बाहुबली के पिता कौन थे? तो भगवान बाहुबली के पिता ऋषभ देव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जैन धर्म में वह प्रथा क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति जो है मृत्यु तक उपवास करता है? तो जैन धर्म की वह प्रथा जो है सुलेखना कहलाती है जिसमें व्यक्ति जो है मृत्यु तक उपवास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीस आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मेगास्थनीस ने भारत के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीस की एक पुस्तक है जिसका नाम जो है इंडिका है, जो कि भारत की एक पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मगध पर जो है मौर्य, गुप्त और नंद तीनों ने जो है शासन किया है, यानी इसमें ऑल ऑफ द एबव सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो मौर्य वंश का पहला शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश को पराजित करने में किस विद्वान ने मदद किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है नंद वंश को पराजित करने में कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने मदद किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैन परिषद और उसके अध्यक्ष का सही मेल खाता है? तो अगर हम पहला बात करते हैं फर्स्ट जैन काउंसिल जो है भद्रबाहु के समय हुआ था, तो ये गलत है। सेकेंड जैन काउंसिल जो हुआ था देवर्दी गणिक क्षमा श्रवण के समय हुआ था, तो ये कथन जो है सही है। और तीसरा बात करते हैं फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था स्थूलभद्र के समय हुआ था, तो ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला बौद्ध परिषद जो है राजगीर यानी कि राजगृह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो चौथी बौद्ध परिषद का संरक्षक जो था कनिष्क था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 128 की, तो इसमें कहा गया है तीसरी बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो तीसरी बौद्ध परिषद का अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्र तीस थे। नेक्स्ट हम बात करते तबकात ए नासरी जो है किसने लिखा है? तो तबकात ए नासरी जो है मिनहाज अल सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ जो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा है फतवा ए जहादिरी, यानी कि इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मोरक्को का वह यात्री कौन था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का जो है इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के बारे में जो है पुस्तक लिखी है जिसका नाम जो है रिहला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष है? तो इसमें पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये कथन सही है। दूसरा बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, तो ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट फिएट मनी का क्या अर्थ होता है? तो फिएट मनी एक तरह का लीगल करेंसी होता है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दोनों जो है प्लास्टिक मनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिड्यूसरी मनी में क्या शामिल होता है? तो फिड्यूसरी मनी में जो है
है चेक शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कब बने थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 में बने थे। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपराष्ट्रपति कौन से थे? भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने जो है 1950 से लेकर के 62 यानी कि 12 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है? तो आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति का नाम जो है जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन्यवाद प्रस्ताव का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 87 में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 145 में कहा गया है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के रूप में जाना जाता है? तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है उसे जो है NH1 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस शासक ने चिटगांव से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण कराया था? तो GT रोड का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का जो है मूल नाम जो था फरीद खां था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शेरशाह सूरी ने 1519 में हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो शेरशाह सूरी ने 1539 में जो है हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में हराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है शेरशाह की मृत्यु जो है किस किले में हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु जो है कालिंजर फोर्ट में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है NW1 है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में विश्व भौतिकी वर्ष जो है कब घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में विश्व भौतिकी वर्ष जो है 2005 को घोषित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पराबैंगनी किरणों की खोज जो है जोहान विल्हम रिटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थी? तो पहली महिला जो थी वह मैरी क्यूरी थी, जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरी क्यूरी ने कौन से तत्व का खोज किया था? तो मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम दोनों तत्व का खोज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होता है? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पश्चिमी विक्षोभ जो है किस क्षेत्र से उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न जो होता है यह जो होता है भूमध्य सागर से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए कौन सी पवनें मुख्य भूमिका निभाता है? तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जो है जेट स्ट्रीम जो होता है प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक प्रभावित भारतीय राज्य कौन है? तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित सबसे अधिक भारतीय राज्य कौन है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाले शीतकालीन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा को महावत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है और इसकी जलवायु को प्रभावित करती है? तो अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पश्चिमी विक्षोभ का कारण जो है रात में तापमान में वृद्धि क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात में तापमान में वृद्धि होती है बढ़ी हुई आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 166 में कहा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण का प्रमुख कारक जो है गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात निर्माण में कौन सा महासागरीय कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो चक्रवात निर्माण में एल निनो, ला नीना और हिंद महासागर द्विध्रुवीयता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कौन सा जो है ऊर्जा स्रोत शक्ति प्रदान करता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है सौर विकिरण जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी द्वारा प्राप्त करने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त करने वाले सौर विकिरण को जो है इंसोलेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सौर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसोलेशन जो होता है मुख्य रूप से किस प्रकार का विकिरण से बना होता है। तो इंसोलेशन जो होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से बना होता है, यानी कि लघु तरंग विकिरण से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 171 की, तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आकार और उदाहरण गलत है। तो इसे बात करते हैं पेशी कोशिका जो होता है लंबा होता है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है अंडाकार होता है। अमीबा की बात करते हैं तो इसका कोई आकार नहीं होता, यानी कि अनियमित होता है, लेकिन इसमें जो है तंत्रिका कोशिका जो होती है दीर्घाकार नहीं होती है, यानी इसमें ऑप्शन जो डी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विविभाजन द्वारा पुनरुत्पादित होता है। तो द्विविभाजन की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है हाइड्रा जो होता है पुनरुत्पादित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा पुनरुत्पादित होता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो बहुविभाजन के द्वारा पुनरुत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कोशिका जो है तारा आकृति की होती है। तारा आकृति की बात करते हैं तो इसमें जो होता है न्यूरॉन जो होता है वो तारा आकृति की होती है। अमीबा में संकुचित रिक्तिका का क्या कार्य होता है। तो अमीबा में संकुचित रिक्तिका का काम अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच की खाई को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच की खाई को जो है सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गुर्दे में कौन सी कोशिका पाई जाती है और निस्पंदन में मदद करती है। तो गुर्दे में बात करते हैं तो इसमें नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती है और यह जो है फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है तंत्रिका कोशिका का कार्य नहीं है। तीसरा अगर हम बात करते हैं रक्त में ऑक्सीजन ले जाना जो है तंत्रिका कोशिका का कार्य नहीं है। इसके अलावा विद्युत संकेतों का संचालन, पेशियों के संकुचन में सहायता और मस्तिष्क को संकेत भेजना जो है सब इसका कार्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक पेशी का उदाहरण है। तो स्वैच्छिक पेशी की बात करते हैं तो कंकालीय पेशी जो होता है स्वैच्छिक पेशी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सी पेशी जो है बहुकेंद्रीय होती है। तो कंकालीय पेशी जो होती है वो बहुकेंद्रीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पेशी जो है अनिच्छिक होती है और आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो अनिच्छिक पेशी की बात करते हैं तो चिकनी पेशी जो होती है वो अनिच्छिक पेशी होती है और ये जो होता है आंतरिक अंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। तो केवल हृदय में पाई जाने वाली पेशी का नाम जो है हृदय पेशी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस प्रकार के पेशियों में शाखित तंतु होता है। तो इससे बात करते हैं तो इसमें जो है हृदय पेशी में जो है शाखित तंतु होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 184 में कहा गया है एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे अगर हम बात करते हैं पहले के बारे में तो यह एक संवैधानिक निकाय है और दूसरा है अगर बात करते हैं तो इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में स्थापित किया गया था और तीसरा अगर बात करते हैं अधिनियम 2010 के तहत जो है स्थापित किया गया था। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी यह जो है अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 186 में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सिडबी के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 14 से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेबी को एक संवैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष गठित किया गया था। तो सेबी का जो गठन किया गया वो 1988 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, भारत में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन
चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी 2023 जो है किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की जो जीत की है वह जो है मलेशिया देश को हराकर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2023 जो है चेन्नई में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी टूर्नामेंट भारत से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से कोई भी जो है भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। सुल्तान अजलान शाह कप और सुल्तान जौहर कप ये दोनों जो है मलेशिया से संबंधित कप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हॉकी टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित शब्द है ड्रिबलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।